बहू घर की इज्जत होती है। बर्तन गिरने की आवाज़ सुन नंदिनी दौड़ती हुई आंगन में पहुंची। पहुंचते देखा कि उसके ससुर जी ने नाश्ते की थाली गुस्से में फेंक दिया है। उनकी नज़र जैसे ही नंदिनी पर पड़ी, उन्होंने गुस्से में कहा, ना जाने कौन घड़ी में तू निकम्मी हमारे गले पड़ गई। अरे 4 आदमी का खाना बनाने में भी मौत आती है तुझे? लगता है सब्जी में नमक नहीं, नमक की पूरी थैली ही डाल दी है। गुस्से से उनका शरीर कांप रहा था। आवाज में इतनी गरज की नई नवेली बहू नंदिनी की रुलाई फूट पड़ी। रुंधे गले से ही उसने क्षमा याचना की। गलती हो गई बाबूजी, गलती से 2 बार नमक डल गया होगा, आगे से ना होगा। अपनी थाली उठा और चलती बन यहाँ से। मेरे गुस्से का इम्तहान ना ले। ससुर जी फिर गरजे। बहू नंदिनी ने सुबकते हुए थाली उठाई और रसोई घर की ओर चल दी। ससुर जी यानी बड़े ही रुबीले व्यक्तित्व के पुरुष हैं। उनकी कड़कती आवाज़ से गांव भर में लोग घबराते हैं। हंसते मुस्कुराते कम ही दिखाई देते हैं। खेत खलिहान जमीन जायदाद किसी बात की कोई कमी नहीं है। उनके 2 बेटे मनोज और राजेश हैं। पत्नी सालों पहले गुजर गई है। बड़े बेटे राजेश की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। नंदिनी मोहनलाल जी की नई नवेली दुल्हन एक गरीब परिवार से है, इसीलिए ससुर जी हमेशा ही उसको दबा कर रखने की कोशिश करते हैं। बड़ा बेटा तो मानो बाप की परछाई है। पिता कहे दिन तो दिन, कहे दे रात तो रात। पत्नी को प्रेम और सम्मान देना तो उसने सीखा ही नहीं है। बात बात पर ताने देना, मायके छोड़ देने की धमकी देना या यूं भी बिना कुछ सोचे पत्नी को किसी के भी सामने लताड़ देना उसके लिए बेहद सामान्य सी बात है। इतने अपमान और जिल्लत सहन करके भी नंदिनी अपने पति को ही अपना सर्वश्रेष्ठ समझती थी। 18 वर्ष की कमसिन सी नंदिनी अपनी माँ की इकलौती संतान थी। गरीबी और मुफलिसी ने उसे पत्थर की तरह मजबूत बना दिया था। कमर तोड़ मेहनत और ऐसे छोटे मोटे प्रहार जिनसे आम लड़कियों का स्वाभिमान चूर चूर हो जाया करता है, नंदिनी बिना माथे पर सिकन लाए सह जाती थी। ऊपर वाले ने भी फुर्सत से गढ़ा था उसे। गुलाबी रंगत, लंबे घुंघराले बाल, पतली कमर और ऊंचा लंबा कद। ससुर जी ने एक नज़र में उसे अपने राजेश के लिए पसंद कर लिया था। उसी रात तो ससुर जी कड़क स्वभाव के हैं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन जरा सी बात पर अन्न का अपमान, कुछ ज़्यादा ही अजीब बर्ताव किया ससुर जी ने। नंदिनी अपने पति को बता रही थी, देख तू ज़्यादा दिमाग मत चला और आइंदा कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तेरी। तुम्हें पता नहीं है बाबूजी ने माँ के गुजरने के बाद कैसे हमें पाल पोस कर बड़ा किया। हमारे लिए बाबूजी माँ से कम नहीं है। अगर बाबूजी से मैंने एक भी तुम्हारे बारे में शिकायत सुनी तो उठा कर तेरे बाप के पास पटक आऊँगा। जो लुगाई मेरी बाबूजी का ध्यान न रख सके उसे क्या फोड़े पर घिस के लगाऊंगा मैं। त्योरियां चढ़ाते हुए राजेश ने नंदिनी को फटकार लगा दी। बस घर में एक देवर ही था जो उससे कुछ इज्जत और प्यार से बात करता, वो भी लल्ला जी कह उसकी सारी फरमाइशें पूरी करती। राजेश को शहर में गाड़ी चलाने का काम मिल गया था। हफ्ते में एक ही दिन वो घर आता, बाकी दिन ससुर जी और नंदिनी ही अकेले रहते। मनोज के होते हुए ससुर जी को कोई डर भी नहीं था। 6 फुट का बांका नौजवान था मनोज। भाई की अनुपस्थिति में घर खेत जमीन सबका ख्याल रखता। रात में जब घर लौटता तो ससुर जी का पैर दबाता, फिर अपने कमरे में जाकर सोता। नंदिनी अपने कमरे में खड़ी बाप बेटे का प्यार देखकर भाव विभोर हुई जाती। धीरे धीरे भाई के कमरे में अकेली सोती जवान खूबसूरत भाभी को देख मनोज की नीयत बदलने लगी थी। रात बेरात वो नंदिनी को किसी न किसी बहाने से बुलाता और कोई काम पकड़ा देता। नंदिनी भी लल्ला जी के काम को कभी इनकार नहीं करती। पूरी तन्मयता से वो काम में जुट जाती। उधर मनोज बदनीयत से उसे घूरता रहता। दिन भर सीधे पल्ले
की भारी भरकम साड़ी और सर पर पल्लू ओढ़े रहने वाली नंदिनी रात में हल्की जॉर्जेट की साड़ी पहन लेती। उस पर भी उसका बेफिक्री से उड़ता आंचल, खुले बाल जिसकी लटें उड़ उड़कर उसकी नंदिनी के चेहरे को चूमती रहती, मनोज के दिल में हलचल पैदा कर देती थी। ससुर जी को मनोज का यूं नंदिनी से बोलना बतलाना बुरा न लगता था, न ही उन्होंने कभी नंदिनी को बिना घूंघट करे मनोज से बात करने को मना किया था। मनोज के हंसी मजाक को भी वो उसका बचपना समझकर नज़रअंदाज कर देती थी। नंदिनी के मन में कोई खोट ना था, वो तो बस 2 मीठे बोल की प्यासी थी जो उसने अपने जीवन में कभी सुने ही नहीं थे। पहले बाप और फिर पति भी गर्म मिजाज मिल गया था। किस्मत में अगले पल क्या होने वाला था इसका अंदाज़ा नहीं था नंदिनी को। समय बीत रहा था, मनोज की गिद्ध दृष्टि भी नंदिनी पर बढ़ती जा रही थी। एक दिन ससुर जी अपने खास दोस्त के बेटे की शादी में गए थे। मनोज उस दिन देर रात को घर पहुंचा। देखा तो नंदिनी को अपना ही इंतजार करते हुआ पाया। भाभी, 1 कप चाय बना दोगी? थकान बहुत हो गई है, अभी लाई। आंचल समेटती नंदिनी रसोई की ओर बढ़ गई। पानी चढ़ाया ही था कि नंदिनी को अपने पीछे एक साया सा लहराता दिखाई दिया। पलट कर देखा तो मनोज उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा था। वासना से भरी नज़र उसने नंदिनी पर डाली। नंदिनी एक पल को असहज हो गई। दिमाग ने चेतना चाहा लेकिन दिल ने मनाने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं, लल्ला जी ऐसी नज़र से कभी नहीं देख सकते। चाय का कप मनोज को थमा कर वो अपने कमरे में चली आई। पीछे पीछे फिर से वही पद चाप सुनाई पड़ने लगे। अगले ही पल मनोज उसके ठीक सामने खड़ा था। इतनी रात को मेरे कमरे में? लल्ला जी, कुछ चाहिए क्या? तुम्हारा लल्ला नहीं हूँ मैं, मनोज भी बुला सकती हो। हाँ चाहिए तो, लेकिन तुम समझती कहाँ हो मेरी ज़रूरत। मनोज कुटिलता से मुस्कुराया। नंदिनी पर घड़ों पानी गिर गया। मानो इतनी बेशर्मी, इतना दुस्साहस। भूल रहे हो तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो ससुर जी को सब बता दूंगी। गुस्से में चीख पड़ी थी नंदिनी। अच्छा, और तुम्हें लगता है बाबूजी तुम्हारी बात सुनेंगे? 1 मिनट में निकाल बाहर करेंगे तुम्हें, झूठी मक्कार बताकर। फिर बताती रहना अपने शराबी बाप को। अपनी आप बीती वो दृढ़ता से मुस्कुराया। चुपचाप मेरी बात मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए यहाँ से। नंदिनी गिड़गिड़ाई। मतलब तुम प्यार से नहीं मानोगी? एक ही झटके में उसने नंदिनी को बिस्तर पर गिरा दिया। नंदिनी जाल में फंसे पंछी की तरह उसकी पकड़ से छूटने को छटपटा रही थी। ये पाप है, छोड़ दो मुझे। ससुर जी, ससुर जी, जी कोई बचाओ। नंदिनी विलाप कर रही थी। खुट से दरवाज़ा खुला, देखा तो सामने ससुर जी खड़े थे। कमरे में रोती बिलखती वह हालत में बेटा और लगभग वैसे ही हालत में बहू भी। मनोज, ससुर जी गरजते। जी बाबूजी, मेरी कोई गलती ना है, ये नंदिनी ही मुझ पर बहला फुसलाकर मनोज ने कहानी बनानी शुरू की। उसे पूरा यकीन था बाबूजी अपने लाडले बेटे की बात को टाल ही नहीं सकते। उधर ससुर जी ने अपनी छड़ी से मनोज को पीटना शुरू कर दिया। मेरी बहू सीता है, सीता, तू मेरी बहू पर लांछन लगाने चला है? कमबख्त, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें उनके हवाले करता हूँ। तूने जैसा कृत्य किया है, तुम्हें इस घर में रहने का भी हक नहीं है। तुम्हें तो अब जेल में भिजवा कर ही रहूँगा। मुझे माफ़ कर दो बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं। मैंने तो आज तक भाभी को आंख उठाकर भी नहीं देखा है। घर में मुझे अकेला देखकर यह खुद ही मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती की। इसमें मेरा क्या कसूर बताओ? मोहनलाल जी ने अपने बेटे की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनकी बहू ऐसा कभी नहीं कर सकती। उन्होंने तुरंत मोबाइल से 100 नंबर डायल किया और पुलिस को कॉल करके बुलाया। बाबूजी, मेरी कोई गलती नहीं है। बहू हाथ जोड़े खड़ी थी, डर के मारे पैर कांप रहे थे। पूरा साहस जुटा ससुर जी से फिर से बोली, तू मेरी बिटिया है,
ये बेगैरत है। माँ सामान बड़ी भाभी पर हाथ डालने की हिम्मत भी कैसे हुई इसकी। मुझे क्या पता था, मैं औलाद नहीं सांप पाल रहा हूँ जो एक दिन घर की इज्जत को ही डस लेगा। गरीब की बेटी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि कोई भी उसे अपने रुपए पैसों से खरीद सके। ये बाल तजुर्बे से सफ़ेद हुए हैं मेरे। सही गलत में खूब फ़र्क समझ आता है। थोड़ी देर में पुलिस आई और मनोज को पकड़कर थाने ले गई। पुलिस के जाने के बाद नंदिनी अपने ससुर जी से बोली, लेकिन ससुर जी आप यहाँ कैसे? बहू ने सवाल किया। आप तो अपने दोस्त की बेटी की शादी में से कल वापस लौटने वाले थे ना जाने का क्या मुझे घबराहट हो रही थी। मेरा दिल नहीं माना। लग रहा था जरूर कुछ अनर्थ होने वाला है। मैं आधे रास्ते से ही वापस घर आ गया। आज अगर मैं घर वापस नहीं आता तो बहुत अनर्थ हो जाता। तू मेरे बेटे की अमानत है, इस घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो सदा ही पूजनी होती है। किसी के गंदे नियत या गंदे हाथों से छू लेने भर से वो अपवित्र नहीं हो जाती। मोहनलाल जी ने अपने बेटे को फ़ोन कर बुलाया और कहा, आज के बाद से तू ड्राइवर की नौकरी नहीं करेगा। यहीं शहर में छोटा सा कोई अपना बिजनेस कर ले और बहू के साथ सुखी जीवन बिता।